नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो बच्चे जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर फर्स्ट के पर बात करेंगे। मृदा वाली जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे मृदा अवयव के बारे में। बच्चों आज अपन कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, यानी मृदा अवयव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। यानी मृदा के मुख्य 4 अवयव पाए जाते हैं: खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। ये चारों जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, इन चारों कंपोनेंट्स को अपन डिवाइड करते हैं। पहले जो मृदा होती है उस मृदा को अपन बांटते हैं भागों में। यानी मृदा जो होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है बच्चों, ठोस और रंध्रावकाश। ठीक है, वो बांटते हैं अपन। फिर ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट देते हैं: खनिज पदार्थ जो 45% होते हैं और कार्बनिक पदार्थ जो 5% होते हैं। ठीक है ना, यानी 45 और 5% टोटल 50% हो जाता है ठोस भाग। जबकि रंध्रावकाश जो होते हैं मृदा जल और मृदा वायु के रूप में होते हैं बच्चों, दोनों ही 25% होते हैं और 50% भाग बना देते हैं। तो आइए अपन देखो आउटर इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं कि मृदा के कंपोनेंट्स किस तरह के होते हैं बच्चों। देखते हैं, देखिए जैसे कि ये मृदा है, इस मृदा को अपन पहले बांटते हैं 2 भागों में, डिवाइड करते हैं अपन 2 पार्ट्स में। बच्चों ध्यान रखना, देखें इसकी अपन आउटर लाइन जब देखते हैं तो पहला तो होता है ठोस, यानी इसका एक पार्ट होगा ठोस के रूप में जो बनाता है इसका 50% भाग बच्चों। ठीक, 50% भाग बनाता है। दूसरा जो होता है वो होते हैं रंध्रावकाश, पोर स्पेस। ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं पोर स्पेस। ये भी कितना बनाता है? 50% भाग इस मृदा का बनाता है बच्चों। अब ये जो ठोस पदार्थ हैं इनको हम वापस से 2 भागों में बांट देते हैं बच्चों। ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो होता है बच्चों खनिज पदार्थ, देखिए खनिज पदार्थ, ठीक है, जो बनाते हैं 45% पार्ट। दूसरा जो होता है वो होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं बनाते हैं इसका 5% भाग, ओनली 5% भाग ये बनाते हैं बच्चों। अभी जो खनिज पदार्थ होते हैं इनको हम वापस से 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक को तो अपन कहते हैं क्रिस्टलाभ, यानी क्रिस्टलाभ भी हो सकते हैं और ये क्रिस्टेलॉइड भी हो सकते हैं, क्रिस्टेलॉइड्स। इन तो 2 पार्ट्स में अपन इसको बांट देते हैं। इसी तरह से बच्चों जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ह्यूमस तथा सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए कि एक तो पार्ट होता है इसका ह्यूमस तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों सूक्ष्म जीवित, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी जीवित सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव, जितने भी जीव होते हैं सूक्ष्म वो इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ये मृदा का अपन एक पार्ट पढ़ा है अभी। ठोस 50% होता है जिसमें से खनिज पदार्थ 45% होते हैं, 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं रंध्रावकाश की। रंध्रावकाश जो होते हैं उसको अपन 2 भागों में वैसे बांट देते हैं। एक में तो बात करते हैं अपन द्रव के रूप में, दूसरी होती है गैस के रूप में। 2 पार्ट होते हैं। तो जो द्रव के रूप में होता है उसे तो अपन कहते हैं मृदा जल। ठीक है बच्चों, मृदा जल पाया जाता है। दूसरा है मृदा वायु, इसको अपन कह देते हैं मृदा वायु। ये देखो कितने कितने % भाग बनाता है, 25% और ये भी 25%, यानी दोनों ही बिल्कुल इक्वल 25% पार्ट बना देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि मृदा जो है उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, ठोस और रंध्रावकाश। ठोस जो होते हैं खनिज पदार्थ, यानी जो खनिज पदार्थ हैं बच्चों, इस खनिज पदार्थ को अपन 45% पार्ट इसका बनाता है ये खनिज पदार्थ। इसी तरह से कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो इसका 5% भाग बच्चों बना देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से द्रव और गैस की मृदा जल जो होते हैं ये 25% और मृदा वायु भी
25%। तो ये 4 जो इसके मुख्य अवयव हैं अपन इस तरह से इसको बांट देते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। तो बच्चों इस प्रकार से मृदा के ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इन चारों से ही पूरी मृदा का संचालन होता है। ठीक है ना। मृदा प्रणाली में जो ये मृदा की अपन प्रणाली की बात कर रहे हैं, इस प्रणाली में बच्चों 3 प्रावस्थाएं अपन ने बात की थी, ठोस, द्रव और गैस। तीनों प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें से पौधों को क्या होता है, जो खाद्य तत्व होते हैं यानी जो पोषक तत्व जो होते हैं बच्चों, जो पोषक तत्व की अपन जब बात करते हैं, इसमें जो पोषक तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस तथा द्रव अवस्थाएं, ये जो 2 अवस्थाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोनों ही अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और मृदा के ठोस अवयव जो महीन सूक्ष्म अवयव होते हैं मृदा आयतन का लगभग 50% भाग बनाते हैं, यानी ठोस पदार्थ जो होता है 50% पार्ट बना देता है। ठीक है ना, इससे घिरा होता है। जबकि शेष भाग में जल तथा वायु अपन ने भी बात की थी, जो मृदा जल और मृदा वायु के रूप में होता है बच्चों, ये होते हैं जो क्या करते हैं 50-50 के अनुपात में होते हैं। अगर इनका अनुपात पूछा जाए दोनों का बच्चों तो 50-50% होता है, लेकिन अगर इनकी परसेंटेज पूछी जाए टोटल मृदा में तो 25% इनकी मात्राएं पाई जाती है, यानी 25% तो मृदा जल और 25% मृदा वायु पाई जाती है बच्चों। परंतु मौसम तथा वातावरणीय जो कारक होते हैं बच्चों, उन मौसम और वातावरणीय कारकों के कारण इनका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। यानी मौसम कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, मृदा का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो उस हिसाब से इनका जो कंपोनेंट है बच्चों वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अब अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। पहले अपन पढ़ेंगे खनिज पदार्थ क्या होते हैं। आइए देखते हैं खनिज पदार्थ की अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो है टॉपिक अपना, इसमें खनिज पदार्थ मुख्य जो अवयव है वो खनिज पदार्थ होता है। इसको अपन देखते हैं बच्चों, खनिज पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, पहले अपन बात करते हैं खनिज पदार्थ की। यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं वो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। चट्टान जो होती है उनके अपक्षय से ही खनिज पदार्थ बच्चों बनते हैं। इन खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। इनका आकार और इनका संगठन जो होता है, अगर अपन इनके आकार के और इनके संगठन की बात करें तो ये इनका आकार और संगठन अपने पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। ठीक है बच्चों, अपन देखो बात करते हैं इनके खनिज पदार्थों की। तो पहला जो पॉइंट है इसमें वो है कि ये क्या होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं ये चट्टानों के अपक्षय से, यानी चट्टानों का जो अपक्षय होता है अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना बच्चों, यानी चट्टानों का जब अपक्षय होता है, टूट फूट होती है, क्षरण होता है उनका धीरे धीरे, तब ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनका आकार और इनके अगर संगठन की बात करें बच्चों तो ये अपने पैतृक पदार्थों के अनुसार होते हैं। तो इनका आकार तथा संगठन, इनका आकार तथा संगठन पैतृक जो पदार्थ हैं, पैतृक पदार्थों के अनुसार, यानी उनका पैतृक पदार्थ कैसा है, किन पैतृक पदार्थों से ही मिलकर बने हैं के अनुसार होता है। ठीक है ना, यानी इनका आकार कैसा होगा, संगठन कैसा होगा, ये डिसीजन लेते हैं पैतृक पदार्थ, किन पदार्थों से मिलकर बच्चों ये बने हुए हैं। ठोस भाग का 90% भाग इसी से बना होता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ठोस का 90% भाग, केवल ठोस की बात कर रहे हैं। मृदा का तो 45% होता है, लेकिन उस 50% में भी 45 यानी 90, तो ठोस का 90% भाग किससे बना होता है, खनिज पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है बच्चों। ठीक है, इट्स क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जाम में पूछा जाए तो आप ध्यान रखना 45% तो है मृदा का, लेकिन ठोस की बात कर रहे हैं तो ठोस का
% भाग ये बनाता है। ठीक है ना। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट और मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। यानी कंकड़, पत्थर, बालू जो होते हैं उसमें खनिज पदार्थों का अंश पाया जाता है। बालू और सिल्ट जो होते हैं उनमें फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग, मृदा की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90%, अभी अपन बात कर रहे थे मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90%, यानी वही बात आ गई बच्चों 90% की, 90% सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन होते हैं। यानी ये जो होते हैं इतने % भाग बच्चों इनका पाया जाता है। तो देखिए अपन बात करते हैं खनिज पदार्थ की, कि खनिज पदार्थ की क्या विशेषताएं हो गई कि चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होता है। फर्स्ट बात बच्चों, इनका आकार तथा संगठन पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। जिन पैतृक पदार्थों से इनका निर्माण होता है उसके अनुसार ही इस मृदा का आकार और संगठन डिपेंड करता है। अपन पढ़ेंगे कैसे इनका निर्माण होता है बच्चों। ठोस का 90%, ये ध्यान रखें, क्योंकि वैसे तो ये कितना होता है, मृदा का होता है 45% भाग, 45%। ठीक है। लेकिन ठोस का 90, क्योंकि ठोस कितना होता है 50 होता है, तो 50 का 45 कितना हो गया 90%। तो ठोस का 90% भाग खनिज पदार्थों से मिलकर बना होता है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% ये तत्व पाए जाते हैं। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन बच्चों ये पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे की, यानी कार्बनिक पदार्थों की। यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। यानी मृदा में पौधों और पशुओं के जो अवशेष होते हैं उनके सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, पहली बात क्लियर। यानी मृदा में पौधों और पशुओं के अवशेष के सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यह मृदा में पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी पहला तो क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यानी मृदा में पेड़ पौधे और पशुओं के जो अवशेष होते हैं, तो पेड़ पौधे तथा पशुओं के अवशेष जितने भी होते हैं, अवशेषों के सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। एक बात, ठीक है बच्चों, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण सीधा सा होता है। यह मृदा में पोषक तत्व प्रदान करता है। यह मृदा में पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है ना। यानी मृदा में जो पोषक तत्व मिलते हैं बच्चों, कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इसके कारण मृदा में वातन में वृद्धि होती है। देखो कई सारे इसके फायदे होते हैं। एक तो मृदा की जो वातन होता है उसमें जो एयर स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। उसकी जल धारण क्षमता जो होती है बच्चों वो बढ़ जाती है, यानी जल को थामे रखने की जो क्षमता होती है मृदा की वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसकी मृदा की संरचना में सुधार होता है। तो वातन में वृद्धि होती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और मृदा की जो संरचना है उसमें भी सुधार होता है बच्चों। तो इतने सारे इसके फायदे होते हैं कार्बनिक पदार्थ के, क्या कि इससे
मृदा में वातन यानी मृदा वातन में, अपन ऐसे लिख देते हैं, इससे मृदा वातन में वृद्धि होती है। ठीक है ना, यानी मृदा में वायु जो होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है बच्चों। जल धारण क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा मृदा संरचना में सुधार होता है, तथा मृदा संरचना में सुधार होता है। ठीक है ना बच्चों, यानी उसकी जो मृदा की संरचना है वो अच्छी हो जाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है इन पॉइंटों के कारण। ठीक है बच्चों, ये मुख्य रूप से ह्यूमस के रूप में भी पाया जाता है, यानी इसका जो आधार होता है पाए जाने का, तो यह मुख्य रूप से ह्यूमस के रूप में, कार्बनिक पदार्थ जो है उसको अपन ह्यूमस के रूप में ही बच्चों जानते हैं, तो मुख्य रूप से ह्यूमस के रूप में पाया जाता है। तो ये बात थी अपनी कार्बनिक पदार्थों की, अपन बात कर रहे थे बच्चों। इस तरह से अपन इसके बारे में बता सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 5% भाग बनाते हैं पूरी मृदा का। अपन ने बात की थी ये कार्बनिक पदार्थ जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5% भाग बनाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशुओं के अवशेष जो होते हैं उनके सड़ने गलने से ये कार्बनिक पदार्थों का बच्चों निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। यह मृदा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ओके, अगला जो है, इससे मृदा में वातन यानी मृदा वातन में वृद्धि, जल धारण क्षमता में वृद्धि और मृदा संरचना में जो सुधार है उसमें भी वृद्धि हो जाती है बच्चों, ये ध्यान रखें। यह मुख्य रूप से ह्यूमस के रूप में पाया जाता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ जो कंपोनेंट था उसकी अपन ने बात की अभी बच्चों। फिर अपन बात करते हैं मृदा जल की, कि मृदा जल की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये पूर्ति करता है मृदा का कंपोनेंट, क्या इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अपन बात करते हैं अब बच्चों मृदा जल की, सॉइल वाटर। चलिए तीसरा पॉइंट, अब तीसरा है इसका मृदा जल, सॉइल वाटर। ठीक है बच्चों, मृदा जल का कितनी मात्रा होती है, मृदा जल की मात्रा होती है 25%, यानी मृदा में इसका 25% भाग होता है। अपन ने बात की थी क्या होता है, ये मृदा के जो रंध्रावकाश होते हैं उसमें पाया जाता है। यह मृदा के रंध्रावकाश जो होते हैं में पाया जाता है, यानी जो रंध्रावकाश होते हैं बच्चों उसमें पाया जाता है यह मृदा जल, रंध्रावकाश के अंदर पाया जाता है। ये लवणों तथा जो पोषक तत्व होते हैं उनके साथ मिलकर मृदा विलयन बना देता है। ठीक है ना, और पौधों को पोषित करता है, यानी लवणों और पोषक तत्वों के साथ यह लवणों तथा पोषक तत्वों के साथ मिलकर, यानी इनके साथ जब ये मिल जाता है बच्चों, घुल जाता है, इनमें जल में ये सारे तत्व जो हैं घुल जाते हैं, तो वो अब कहलाते हैं मृदा विलयन। तो ये लवणों तथा पोषक तत्वों के साथ मिलकर विलयन बनाता है तथा पौधों को पोषण प्रदान करता है। पौधों को इससे क्या मिलता है बच्चों, पोषण भी मिलता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना, ये इसकी बात है। फिर क्या है ये मृदा जल की और विशेषता क्या है कि ये मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं बच्चों उसकी प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर निर्भर करता है। यानी मृदा जल कितना होगा उस मृदा में किस बात पर डिपेंड करेगा, मृदा की संरचना पर, मृदा के गठन पर, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड की प्रकृति पर बच्चों ये
डिपेंड करता है मृदा जल, ठीक है ना, और रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर भी निर्भर करता है। अब अपन बात करते हैं मृदा वायु की। देखते हैं मृदा वायु। बात अपन कर रहे हैं बच्चों मृदा वायु की। मृदा वायु क्या है, देखिए मृदा वायु कितना भाग बनाती है। मृदा वायु बनाती है 25% भाग, मृदा अवयव का 25% भाग बनाती है। मृदा के जो रंध्रावकाश होते हैं बच्चों, उस रंध्रावकाश में 25% जो आयतन होता है वो मृदा वायु का होता है। ठीक है, क्या है पॉइंट कि मृदा के रंध्रावकाशों, मृदा के रंध्रावकाश का 25% भाग कौन बनाता है, मृदा वायु बनाती है, जो अपन ने पहले बता दिया। ठीक है, इसका वितरण जो होता है बच्चों वो असमान होता है मृदा वायु का, यानी इसका वितरण जो होता है वो असमान होता है उस पूरी मृदा में। ठीक है ना, समान रूप से वितरित नहीं होती। ये उसके गठन पे डिपेंड करता है कि मृदा किस प्रकार की है बच्चों, उस गठन के आधार पर इसका पूरा वितरण होता है। ठीक है, मृदा में जो CO2 की मात्रा, अपन बात करते हैं वायु में, तो उसमें CO2 की मात्रा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा होगी और नाइट्रोजन की मात्रा होगी। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी CO2 की, कि मृदा में जो CO2 की मात्रा होती है वो 0.3% होती है, जो वायुमंडल की CO2 की मात्रा से अधिक होती है। वायुमंडल में होती है 0.03%, जबकि मृदा वायु में होती है 0.3%। इसको बहुत ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बच्चों आपसे कि मृदा वायु में अपन वायुमंडल की लिख देते हैं। तो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इस बात को कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा 0.3% होती है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 की मात्रा 0.03% से अधिक होती है। अब आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा कि मृदा वायु में तो कितनी होती है, 0.3% होती है, जबकि वायुमंडल में होती है 0.03%। ठीक है, यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है। मृदा वायु जो होती है यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है। ठीक है ना, यानी इसमें जल वाष्प भी पाई जाती है मृदा वायु के अंदर, ये ध्यान रखें बच्चों। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वायुमंडल से कम होती है बच्चों, इसका ध्यान रखें। इसमें जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल से कम होती है। मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो 2 पॉइंट और हैं कि इसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। ठीक है ना बच्चों, वायुमंडल से कम होती है। और क्या बात थी अपनी कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा, यानी अगर अपन मृदा की बात करें तो मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई में जैसे जैसे अपन जाएंगे, गहराई में बढ़ती है बच्चों। ठीक है ना, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, गहराई में बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा गहराई में घटती है, गहराई में घटती है। तो ये बात थी बच्चों मृदा वायु के। अपन ने जो पॉइंट लिखे थे ये सारे के सारे अपन इसको एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं कि मृदा वायु, ठीक है, मृदा वायु जो होती है वो मृदा रंध्रावकाश का 25% भाग बनाती है। एक बात क्लियर।
दूसरा, इसका वितरण जो होता है वो असमान होता है, ये समान रूप से वितरित नहीं होती पूरी मृदा में। मृदा वायु में CO2 की जो मात्रा होती है, ध्यान रखें मृदा वायु की बच्चों, इट इज़ इम्पोर्टेंट, मृदा वायु में CO2 की मात्रा 0.3% होती है, जो कि वायुमंडल की में उपस्थित CO2 की मात्रा कितनी होती है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 की मात्रा 0.03% से अधिक होती है, यानी मृदा वायु में CO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है, बिल्कुल सैटिस्फाई या सैचुरेटेड रहती है। इसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल कम होती है, आप इसका ध्यान रखें। फिर है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे मृदा के अंदर, CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। जितनी गहराई में जाओगे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है बच्चों, जबकि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो अपन ने अभी बात की थी मृदा में पाए जाने वाले 4 जो कंपोनेंट होते हैं, चारों की चारों कौन कौन से, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु बच्चों, इन चारों की अपन ने बात की। अब अपन जो मृदा का आयतनात्मक जो संगठन है, उस संगठन का एक आउटर डायग्राम बनाते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि मृदा का आयतनात्मक संगठन क्या होता है। तो आइए अपन मृदा का आयतनात्मक संगठन बनाते हैं। मृदा के आयतनात्मक संगठन का एक आउटर डायग्राम बनाकर देखते हैं कितने % कितनी मात्रा पाई जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस टॉपिक को भी अपन क्लियर कर लेते हैं बच्चों, बहुत ईजीली, बहुत ही ईजी टॉपिक है और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बार में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बच्चों। आप साथ ही साथ इसके रिटर्न करते रहें और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे व्हाट्सएप पर, है ना, क्योंकि ये जो जितने भी नोट्स बनाए हैं मेरे खुद के रिटर्न हैंड रिटर्न नोट्स हैं बच्चों, जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बाद में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं और उसको आपके बहुत ईजी तरीके से, ताकि आपको बहुत आसानी से बच्चों समझ में आ जाए, उस तरीके से बनाए गए हैं। तो आप इसको देखें और आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप कमेंट जरूर करें इस YouTube पर, कमेंट अपना ज़रूर डालें आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, चलिए अपन बात करते हैं मृदा के आयतनात्मक संगठन की। मृदा का आयतनात्मक संगठन, चलिए बच्चों देखते हैं मृदा का आयतनात्मक संगठन क्या होता है। अपन ने बात की थी, देखो मृदा के आयतनात्मक संगठन की, हल्का सा एक टॉपिक छोटा सा अपन फटाफट कर लेते हैं थोड़े से उसमें। मृदा का आयतनात्मक संगठन, देखिए अपन को पता है कि 50% पार्ट जो है इसका मृदा का, वो किससे बना हुआ है, रंध्रावकाशों, और 50% जो है रंध्रावकाश के अलावा ठोस पदार्थों से। तो रंध्रावकाश का जो 50% भाग है उसको भी अपन 2 भागों में बांट देते हैं, 50-50 पार्ट उसका कर देते हैं बच्चों। उसमें जो 50% पार्ट है वो तो क्या है, 25% पार्ट मृदा जल का, 25% भाग मृदा वायु का, और इसमें अपन बांट देते हैं इसको कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों से। तो 5% जो है वो तो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ, और 45% जो बच जाता है वो होता है खनिज पदार्थ। तो बच्चों इस प्रकार देखते हैं अपन, 25% मृदा जल, 25% मृदा वायु, 5% कार्बनिक पदार्थ, और 45% जो होते हैं वो होते हैं खनिज पदार्थ, जो मृदा में पाए जाते हैं। उनके पैतृक चट्टान जो होती है, पदार्थ जो होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये मृदा का एक आयतनात्मक संगठन की अपन ने बात की। जो अब अपन बात करते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है। मृदा के 2 पार्ट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पृष्ठ मृदा और अवमृदा। पृष्ठ मृदा अपन कहते हैं सरफेस सॉइल को, और अवमृदा कहते हैं अपन सब सॉइल को। तो आइए अपन बात करते हैं सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल की। इसको अपन अंतर के रूप में पढ़ते हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अपन पृष्ठ मृदा और अवमृदा।
पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा। ठीक है बच्चों, ये अपना टॉपिक है पृष्ठ मृदा और अवमृदा की अपन बात कर रहे हैं। पृष्ठ मृदा जो है इसको तो अपन कहते हैं सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल कहलाती है ये, इसको अपन सरफेस सॉइल कहते हैं। और ये कहलाती है सब सॉइल, इसको अपन सब सॉइल कहते हैं बच्चों। तो इसको अपन देखते हैं, अपन एक इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चों, पूरा किस तरह से अपन इसको कंपेयर करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं पृष्ठ मृदा क्या होती है। फर्स्ट, पृष्ठ मृदा यानी मृदा की जो ऊपरी परत होती है जिस पर कृषि कार्य किए जा सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि मृदा की जो परत होती है सबसे ऊपर की, इस मृदा के 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक गहराई की, यानी 15 सेंटीमीटर, 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के गहराई तक की जो पूरी की पूरी मृदा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ मृदा कहते हैं। इस पृष्ठ मृदा के नीचे वाला जो और पार्ट है उसको अपन क्या कह देते हैं, अवमृदा कहते हैं। ये अवमृदा और ये पृष्ठ मृदा। ये बच्चों ध्यान रखें, 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक, ठीक है ना, 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक की जो होती है उसे तो अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ मृदा, और इसे कहते हैं अपन अवमृदा। ठीक है, अब अपन इन दोनों में कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर है बच्चों, कि मृदा की वह ऊपरी परत, ये सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर कृषि कार्य किए जा सकते हैं और औजार तथा मशीन आदि का अपन उपयोग कर सकते हैं, इनमें चलाए जा सकते हैं, उसे तो अपन कहते हैं पृष्ठ मृदा। और जबकि ऊपरी सतह से नीचे गहराई में जो मृदा पाई जाती है उसे अपन कहते हैं बच्चों अवमृदा। जो नीचे पैतृक पदार्थों तक, यहाँ जो होते हैं, यहाँ इसके पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं, इसे अपन कहते हैं पैतृक पदार्थ। यहाँ तक की जो होती है पूरी, ये सारी कहलाती है अवमृदा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बिल्कुल, आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। पृष्ठ मृदा 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई में पाई जाने वाली पृष्ठ मृदा। इस 15 सेंटीमीटर से नीचे पैतृक पदार्थ तक की गहराई तक जो पूरी मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवमृदा। तो ये पूरी मृदा के 2 पार्ट हो गए, पृष्ठ मृदा और अवमृदा। आइए अपन इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। पृष्ठ मृदा की बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से क्या होती है, अपक्षयित होती है, यानी पूर्ण रूप से अपक्षय होने के बाद ये बनती है। जबकि अगर अपन दूसरी तरफ देखें अवमृदा, तो ये आंशिक रूप से अपक्षयित, क्योंकि धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ अपक्षय होने से मृदा का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होता है बच्चों। ये पदार्थ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, खनिज पदार्थ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें अंतर, कि ये मृदा वातन, इसमें मृदा वातन अच्छा होता है। मृदा वातन मतलब मृदा में जो वायु होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं बच्चों, वो ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है। जबकि गहराई पे जाने पर कण पास पास आ जाते हैं, दबते जाते हैं, तो मृदा वातन इसमें कम पाया जाता है, इसलिए अवमृदा में मृदा वातन कम पाया जाता है। तीसरे की अगर अपन बात करें, इसमें मृदा वायु तथा वायुमंडल के बीच, यानी जो मृदा वायु होती है और वायुमंडल जो होती है उनके बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है, दोनों के बीच में अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, अपन जो कंपैरेटिव स्टेट है इसकी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा पाया जाता है, जबकि इसमें गैसों का आदान प्रदान भी कम होता है। अगली बात जो अपन कर रहे हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थ इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऊपर होते हैं, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, उनका अपक्षय भी ऊपर होता है, इसलिए इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, अगली जो बात कर रहे हैं बच्चों, अपना अगला जो अंतर है कि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या, क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता इनकी अधिक होती है, जबकि इनमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता जो है बच्चों वो कम पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा यह उपजाऊ होती है, पृष्ठ मृदा जो होती है बच्चों उपजाऊ होती है, जबकि इसमें उपजाऊपन कम होता है, उपजाऊपन बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि गहराई में होती है उतनी उपजाऊ नहीं होती। इसका रंग गहरा भूरा होता है, पृष्ठ मृदा जो होती है गहरी भूरे रंग की होती है बच्चों, जबकि इसका रंग जो होता है वो हल्का पीले रंग का होता है, गहरा भूरा हल्का पीला, ये ध्यान रखें। इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है
वो अधिक होती है। धनायन विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ कैटायंस जो होते हैं, धनायन विनिमय की क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से पृष्ठ मृदा और अवमृदा का अपन ने कंपेरेटिव स्टेटमेंट की बात की। इसके अंतर को अपन अगला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। तो आप जितना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इनके अपन कल वीडियो लेकर आएंगे वापस इसी समय पर, जो टाइम है अपना 6 o'clock। आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, आपको नया वीडियो आपको मिलेगा बच्चों। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।